बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर था 81। बायोमैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 81। ओके जी, 80 को रिपीट कर देते हैं कि फोर्स whose line of action does not pass through the center of gravity of an object is called eccentric force। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि किसी भी जिस्म को जब आप एक छोटे से सहारे के ऊपर उसको रोकना चाहें, सहारना चाहें और वो वहाँ पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, एक बुक है, फुटबॉल है, कुछ एक कप है, ग्लास है, उसको एक फिंगर टिप के ऊपर या एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आप उसको फ्री छोड़ते हैं तो वो हर जगह के ऊपर वो साकिन या बैलेंस नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे वो साकिन या बैलेंस हो जाता है। अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो वो गिर जाता है। वो जिस पॉइंट के ऊपर उसका ओवरऑल वेट बराबर बराबर हर जगह फैला हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी का वो सेंटर है और हर जगह ग्रेविटी की फोर्स एक जैसी लग रही है, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है जी। अगर तो आ, जी, अगर तो वो कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स लगाने की एक जो लाइन होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से नहीं गुजर रही, बल्कि किसी और साइड पे लग रही है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने फुटबॉल पड़ा हुआ है, उसको सेंटर से आप किक नहीं करते, आप उसको थोड़ा सा सेंटर से बचा के लेफ्ट या राइट साइड पे इनर या आउटर मारते हैं। ठीक है, तो वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं होगा, तो फिर वो वैसे भी सीधी नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा टर्न कर जाएगी, स्पिन हो जाएगी। तो ऐसी फोर्स को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना गुजर रही हो, उसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको हम कहते हैं ये इसेंट्रिक फोर्स कहलाती है। ठीक है, और इसेंट्रिक फोर्स में आपको बताया था कि वैसे तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से है कि मसल्स लेंथन विद टेंशन, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बताइए, बट द टेंशन रिमेन कांस्टेंट। ओके जी, अब है द एबिलिटी टू रिटर्न फ्रॉम द deformed shape of original dimension when the stress causing the deformation is removed is known as। अच्छा जी, तो कहते हैं कि क्वेश्चन को समझने के लिए फोम का एक टुकड़ा है आपके पास या कुशन पड़ा हुआ है आपके पास, आप उसको प्रेस करें तो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है ना। सब लोग करके देखें, एटलीस्ट आपके सामने तकिया, फोम, मैट्रेस कुछ भी होगा, उसको प्रेस करें, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। शक्ल को बिगड़ने को हम कहते हैं डिफॉर्म होना, और फिर उसे वापस छोड़ें तो वापस अपनी शक्ल रिटेन कर लेता है, वापस जैसी उसकी शेप थी वैसी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी क्या है कि जब किसी चीज़ की शक्ल में बिगाड़ पैदा किया जाए और वापस वो अपनी शक्ल हासिल कर ले फोर्स हटाने पे, तो इस खसूसियत को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखें जी, आप बताया करें। हाँ, गुड, बताया करें जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो ताकि उसको रिपीट कर लिया जाए, अदरवाइज फिर जल्दी चले। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की वो हालत एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सेस पुशिंग ऑन इट, जो फोर्सेस उसको दबा रही हैं किसी चीज़ को, उसके नतीजे में उसकी जो कैफियत होती है ऑन इट दैट आर प्रोड्यूसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो उसके ऊपर कंप्रेसिव दबाव डाल रही हैं मुसलसल, तो इज़ नोन एज, डेफिनेटली वो कंप्रेशन या दबाव ही होगा कि वो फोर्सेस जो उसको पुश करने पे, जैसे कि कुशन को मुसलसल आप दबा के बैठे, फोम को, कुशन को, सोफे को। ठीक है जी, तो ये उसके ऊपर कंप्रेशन लग रहा है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन के अंदर ही जो पुशिंग फोर्स है और वो प्रोड्यूसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यही कीवर्ड है। इसी के ऊपर अगर हम गौर करें तो बाकी जो आपकी जवाब है विस्कोसिटी माई के हवाले से है, इलास्टिसिटी तो ये है कि वापस अगर छोड़ देते हैं वो अपनी शक्ल रिटेन कर लेता है, तो इलास्टिसिटी होना चाहिए था। एलिवेशन होता है ऊपर उठाना, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना, एलिवेट करना। ठीक है, हाथ को सर के ऊपर ले जाते हैं, इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ हैंड। तो बाकी बचता है कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन है। बाज़ औक़ात आपको
थोड़ा सा भी ये माइनस करने का जो तरीका है ना, उस पे अगर माइनस वाले फार्मूले पे अमल करते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है। जैसे एलिवेशन ऊपर उठाने को फैलाना एक्सटेंशन होता है, और एलिवेशन होता है ऊपर उठाना, बुलंद, हाँ हाँ, ऊपर उठाना, बुलंद करना। वैसे एक्चुअली ये होता है कि हार्ट लेवल से किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना। जैसे आपका प्राइस का फार्मूला है, तो प्राइस का जो ई है एंड में, उसमें उसका मतलब होता है एलिवेशन, और एलिवेशन का मतलब है कि हार्ट लेवल से किसी भी आर्गन को ऊपर उठाना, ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे ना जाए, ठीक है, और जो पेन का एहसास है वो कम हो। किसका? विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी तो कल भी डिस्कस हुआ है, परसों भी हुआ है, उससे 3-4 दिन मुसलसल हुआ है। माए के बहाव में जो रुकावट होती है, हाँ, नहीं नहीं, फ्लो में रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको गाढ़ापन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, किसी माए का गाढ़ापन उसको विस्कोसिटी या विस्कस बनाता है। ओके जी, नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है। चेंज इन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, ये आपको बताया था कि लोकेशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस वो पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो वही चीज़ अगर आपके जहन में होगी कि किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करना या चेंज इन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एक ही बात है। किसी चीज़ की पोजीशन तब्दील करना एक्सप्रेस्ड एज अ लेंथ, और उसको लंबाई में उसका इजहार लंबाई में किया जाता है। एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और उसका कोई एक सिमत भी होती है या वेक्टर क्वांटिटी है वो। फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, किसी स्टार्ट पोजीशन से आप चीज़ को हटाते हैं, आपके सामने एक टेबल पड़ी हुई है, चेयर पड़ी हुई है, बुक पड़ी हुई है, उस पॉइंट से आप उसको हटा के किसी एक सिमत में धकेल देते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ ने उस चीज़ को की पोजीशन आपने तब्दील की और किसी खास सिमत में भी तब्दील की, और जितनी आपने सिमत तब्दील की वो 1 फुट या 2 फुट या सेंटीमीटरों में आपने उसकी लंबाई भी मालूम कर ली, ठीक है। तो ये क्या होगा? डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट होगा, अदरवाइज इसको विदाउट डायरेक्शन है तो इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन और फर्क आप पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, विदाउट वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन है, तो इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यही है। लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन टू एंडिंग पोजीशन इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि जी कोई एक जिस्म है, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक सफ़र तय करता है किसी भी डायरेक्शन में, उसका कुल फासला जो है तय करता है, उसकी जो कुल लंबाई है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि 400 मीटर का एक एथलीट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो पूरा चार इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक उसका जो कुल फासला है वो डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 400 मीटर रेस वाले खिलाड़ी का? अगर याद है आप लोगों को तो जल्दी से बता दें। 400 मीटर। जी, गुड, गुड गुड। जी जी, ज़ीरो होगा, गुड गुड, बस जागते रहें इसी तरह से, शाबाश। बस यही चीज़ें हैं जो एक दफ़ा सुन के उसको अपना पार्ट ऑफ द माइंड बनाएं, वे इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके जी, फार्मूला डिनोटेड स्पीड, स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी होता है स्पीड का फार्मूला, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी के ऊपर एरो हेड होगा तो वो वेलोसिटी होगी, और एस ओवर टी है या डिस्टेंस ओवर टाइम है, ठीक है, कि कितने वक्त में कितना फासला तय किया, फासले को वक्त पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आए हैं, 10 मीटर का फासला तय किया है, और कितने सेकंड में किया है? 2 सेकंड में किया है या 3 में किया है? तो 10 को 2 पे तकसीम कर देंगे, आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। आपकी स्पीड अगर तो किसी खास सिमत का जिक्र करेंगे तो वेलोसिटी होगी, सिमत के बगैर होगी तो स्पीड होगी, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? ओके जी, एक्सेलेरेशन मैयर होता है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फार्मूला है m
over s square. When velocity increase over a time period, it is called पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हाँ जी, ये भी आपको बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तब्दील तो हो रही है लेकिन बढ़ रही है वेलोसिटी। ठीक है, पहले आपकी वेलोसिटी 10 थी, फिर 20, 30, 40, 50, तो वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है और इस दौरान एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। फिर आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी, वेलोसिटी कम होना शुरू हुई, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से होगा। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज ओवर टाइम पीरियड इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी। 90 क्वेश्चन है, वेयर all the body parts are moving in the same direction at the same speed is called। हाँ जी, लीनियर ही होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और एक स्ट्रेट डायरेक्शन होनी चाहिए था कि किसी सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन का जिक्र यहाँ पे वैसे नहीं है। तो ये ओवरऑल वैसे एक्चुअल डेफिनेशन बताऊँ किस चीज़ की है? ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फिर टाइप्स हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, नहीं लीनियर, कर्वीलीनियर और जनरल मोशन। इसके बाद फिर हाँ ये तीन थी, लेकिन ओवरऑल ये ट्रांसलेटरी मोशन की है कि वक्त के मसावी वक्फों में अगर कोई जिस्म का हर ज़रा वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करता है, यानी कि अगर आप एज अ होल बॉडी में चल रहा हूँ तो मेरे पाँव, मेरे सर, मेरे दिल, गुर्दे, फेफड़े, बाजू, हर जिस्म का हर उज़्व आर्गन जो है वक्त के एक सेकंड में एक एक मीटर फासला तय कर रहे हैं, पाँव भी, हाथ भी, ठीक है, और सर भी। तो ये क्या होगा? एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और ट्रांसलेटरी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं, अगर थोड़ा सा कर्व में है तो कर्विलिनियर, अगर बेतरतीब बेहंगम है तो वो रैंडम मोशन। तो वो हाँ जी, इसकी जगह पे ना, लीनियर की जगह पे बुक पे एक्चुअल जो डेफिनेशन ये बनती है ट्रांसलेटरी मोशन की बनती है। और ट्रांसलेटरी मोशन की फिर आगे हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, तो इन्होंने डायरेक्ट टाइप दे दी है उसकी, लीनियर। तो इसको ज़रा वो भी साथ कर लें कि मे भी कहीं पे ट्रांसलेटरी आ जाए तो आप कहें जी हमने तो लीनियर पढ़ा था। वैसे ये डिटेल के साथ आपको बताई हुई है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, दोबारा उसको देख लीजिएगा। 9th का फिजिक्स का चैप्टर ये था। जी 91 एमसीक्यूज है बच्चे। मोशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट around an axis with all the body parts moving through the same angle at the same time। वही बात आ गई। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रांसलेटरी होगी लेकिन यहाँ पे जी किसी एक एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये एंगुलर होगी। जैसे कि पंखे को अगर आप देख लें तो पंखे का जो एक एक्सिस के गिर्द जो हमारा सीलिंग फैन है ऊपर छत पे लगा हुआ है, इसके परों के आखिरी सिरे, ठीक है, वो भी उतना फासला तय कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, एक सेकंड में एक चक्कर लगा रहे हैं, और जो अ, उसका सेंटर पार्ट है वो भी एक सेकंड में उतने फासला तय कर रहा है। उतना फासला से मुराद है कि एक ही डायरेक्शन में हरकत कर रहे हैं और एक चक्कर लगा रहे हैं। फासला तो इनका कम ज़्यादा होता है लेकिन एक सेकंड में जितने चक्कर एक पर लगा रहा है दूसरा भी उतने ही लगा रहा है, ठीक है। 92 एमसीक्यूज है। मोशन इज मूवमेंट along a line which may be either straight or curved। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन के लाइन में हरकत जो कि स्ट्रेट भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है, तो ये मोशन लीनियर कहलाएगी। और अगर स्ट्रेट है तो कर्वी रेक्टिलिनियर, और अगर कर्व में है तो उसको कर्वीलिनियर कहेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन ये भी है। ओके जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, मोशन इन कर्व इज कॉल्ड कर्विलिनियर। ठीक हो गया, ये आसान आसान है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ तो इसलिए जल्दी हम कर रहे हैं। क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड, ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ उसकी वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से, साइज से उसको डिनोट किया जाए, जाहिर किया जाए, ऐसी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि 5 किलोग्राम चीनी
लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने यूनिट भी लिखना है, ठीक है। ये थोड़ी अनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है, क्योंकि 5 लिख देंगे, चीनी 5 क्या है, 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, 5 मन है, 5 टन है, क्या है, ठीक है। तो यूनिट साथ जरूर लिखा जाता है बच्चे। मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट और इसके साथ साथ डायरेक्शन का जिक्र होगा तो फिर क्या हम कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। जैसे कि हम कहते हैं, देखें, चीनी को ज़ाहिर करने के लिए किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम चीनी, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मशरक़ में, मगरब में, शुमाल में, नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार या वेलोसिटी है, तो भाई वो गाड़ी हरकत कर रही है तो किसी सिमत में जा रही होगी ना, तो उसके लिए हमें सिमत भी बताना पड़ेगी कि हमारी ट्रेन मगरब की जानिब 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रही है। तो 100 जो है वो मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर जो है वो किलोमीटर फी घंटा यूनिट है, और मगरिब की जानिब जो है डायरेक्शन है। तो ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जी। फिर वही काइनेमेटिक का क्वेश्चन आ गया कि एंगुलर काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब्स क्वांटिटीज ऑफ एंगुलर मोशन। जो दायरे में हरकत करने वाली क्वांटिटी मोशन है ना, फोर्स इज, हाँ, फोर्स डेफिनेटली किसी सिमत में होती है ना, किसी एक सिमत में लगा रहे होते हैं आप फोर्स। ओके जी। ओके जी, इसी फोर्स पे एक मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो वेट है ना, इसकी डायरेक्शन होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो किस तरफ होती है, जल्दी से बता दें। शाबाश, आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन। ये देखें ना, वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स हैज ऑलवेज डायरेक्शन, फोर्स इज इक्वल टू, गुड, 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 गुड। Weight is also a force, and every force have a direction. So the weight is equal to the gravity, ठीक है। और उस ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स अर्थ, ज़मीन की तरफ हमारा हर वक्त फोर्स जो लग रही है। देखें वेट की डायरेक्शन क्या है कि ज़मीन जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ, वो उस जिस्म का वेट कहलाता है। ओके जी, एंगुलर काइनीमेटिक्स, काइनीमेटिक्स में सिर्फ हरकत का जिक्र होगा, और जो है दायरे में हरकत हो रही है उनका जिक्र होगा, और फोर्स का जिक्र नहीं होगा। डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज ऑफ एंगुलर मोशन, दायरे में हरकत करते हुए जिस्म की हरकत को बयान करती है, डिस्क्राइब करती है एंगुलर काइनेमेटिक्स। सच टर्म्स एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी पैदा होगी, और वेलोसिटी में तब्दीली होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, अब दायरे में जो जिस्म हरकत कर रहा है तो उसमें उसको हम मीटरों में नहीं देखेंगे, बल्कि उसका एक सर्कल का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है जी, जल्दी से बता दें। एक दायरे का एंगल कितना होता है, 360 होता है जी, गुड जी। जी, 360 डिग्रीज होती हैं। तो 360 डिग्रीज, एक डिग्री से थोड़ा सा जिस्म हरकत करेगा तो, यानी कि ये जितना भी फासला तय कर रहा है ये डिग्रीज में इसको मेजर किया जाता है, ना कि मीटरों में। लेकिन एक फार्मूला ऐसा है जिसको हम डिग्री को इसमें सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर वो जब ट्रैक का मसला आएगा उसमें आपको बताएंगे। टू मेजर ह्यूमन मोशन वी यूज द टर्म रेडियन। इंसानी जिस्म की जब हरकत को आपने मैयर करना है कि एक जिस्म, इंसानी जिस्म कितनी हरकत कर रहा है, तो वो मैयर की जाती है रेडियन में। और ये अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू फॉर 1 रेडियन, रेडियन रिप्रेजेंट एट एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। एक रेडियन जो है ना वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। एक फार्मूला है प्रॉपर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये फिर इंशाल्लाह आपको वो जो एक दो छोटी इम्पल्स, इम्पैक्ट और डिग्री ऑफ रेडियन को कन्वर्ट करने का फार्मूला, ये आपको फिर इसके बाद आपको बताते हैं वो।
मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंगुलर मूवमेंट जो है जाविये में जो जिस्म हरकत कर रहा है या तो वो क्लॉकवाइज हरकत करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज हरकत करेगा। ठीक है जी, याद रख लें हमारी जो ज़मीन की हरकत है वो क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो बता सकते हैं? फिर सोच लें, फिर सोच लें। कभी कोई एंटी क्लॉकवाइज, कभी कोई उम्रे पे आप लोग गए, तवाफ किया है या देखा है? ओके जी। तो वहां पे क्लॉकवाइज तवाफ हो रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज तवाफ हो रहा होता है जी। ज़मीन हमारी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है। तो अगर ज़मीन जिस सिमत में हरकत कर रही है हम भी उसी सिमत में हरकत करेंगे, या कोई भी जिस्म उसी एंगल उसी एंटी क्लॉकवाइज हरकत करेगा, तो वो मोशन जो कहलाएगी पॉजिटिव मोशन होगी। और ज़मीन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और हम क्लॉकवाइज करने लगेंगे, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है? ओके जी, आप अपने सीलिंग फैन की जानिब देख के आप बताएं कि क्या आपका जो फैन है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है, जल्दी बताएं। या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख लें ना, अपने पंखे को देख के बताएं। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है मेरा बेटे। अभी मैंने आपको कहा, अभी बच्चे मैंने आपको बताया कि जो ज़मीन की, इनको नेगेटिव पॉजिटिव का कंसर्न कैसे हम तय करेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? भाई ज़मीन से मुवाजना करेंगे कि अगर हमारी जिस ज़मीन के ऊपर हम खड़े हुए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो कोई भी जिस्म, ठीक है, जो ज़मीन पे है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इट्स मीन के पॉजिटिव है। ज़मीन के मुखालिफ तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर वो ज़मीन के मुखालिफ जाएगा, क्लॉकवाइज करेगा, तो वो नेगेटिव हरकत होगी। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 105। वो कहते हैं जी कि फोर्सेस आर द रिजल्ट ऑफ एनी टू मैसेज एक्टिंग अपॉन ईच अदर। फोर्सेस वो कहते हैं जी कि ऐसी फोर्सेस जो दो है जी के रिजल्टिंग एनी टू मैसेज एक्टिंग अपॉन, मैसेज के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। देखिए ना, स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर द रिजल्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिजल्ट हैं किस चीज़ का, ऑफ एनी टू मैसेज, जब दो अजसाम एक्टिंग अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अमल कर रहे हैं दो मैसेज, दो अजसाम। थोड़ी सी स्टेटमेंट अनकम्प्लीट सी है। वो कहते हैं कि जब दो अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हों, ठीक है, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव कहलाती है। और ऐसी फोर्स जो दो अजसाम एक दूसरे को के मुखालिफ लगा रहे हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, रिपल्सिव फोर्स कहलाती है। इसके साथ साथ रिपल्सिव भी होती है। जैसे कि मैग्नेट है ना बच्चे, मकनातीस है, उसको अगर एक डायरेक्शन में रखें तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर उनको थोड़ा सा घुमा के रखें, डायरेक्शन चेंज करके रखें, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को परे धकेलने वाली फोर्सेस रिपल्सिव कहलाती हैं, और एक दूसरे को खींचने वाली, अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाती हैं। बहरहाल स्टेटमेंट थोड़ी सी अनकम्प्लीट है। ग्रेविटेशनल पुल इज द एग्जांपल ऑफ, हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, परे तो नहीं धकेल रही है ना। ज़मीन ज़मीन की तरफ कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंके तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेती है।
तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है जी। 107 है, फोर्सेस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अदर फॉर्म ऑफ फोर्सेस इनकाउंटर्ड विद इन द ह्यूमन मूवमेंट। इनकाउंटर कहते हैं मुखालिफ फोर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जी कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो दूसरी फोर्सेस की जो इकसाम है ना, उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनकाउंटर्ड विद ह्यूमन मूवमेंट, इंसानी इनकाउंटर कहते हैं मुखालिफ को, इंसानी हरकत के मुखालिफ फोर्सेस जो लग रही हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन के ऊपर हम चल रहे हैं, हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट की वजह से जो हमें काउंटर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल इसी को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड, वही बात आ गई कि ग्राउंड और पैर के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्सेस है व्हेन वॉकिंग इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब आप चल रहे होते हैं ज़मीन और पाँव के दरमियान में जो कॉन्टैक्ट की एक फ्रिक्शन की फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है। ठीक है जी। 109 है, टू आर मोर फोर्सेस whose line of action interested at a single point are called concurrent forces। अच्छा जी। फॉर एग्जांपल एक कार खड़ी हुई है, आप उस कार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे कार को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, यानी कि कार को पीछे पीछे वाली साइड से उसकी डिक्की से उसको धकेल रहे हैं, ठीक है ना। और आपका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर आप तमाम फोर्सेस 3 बंदे 4 बंदे मिलके लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये था लाइन ऑफ एक्शन एक है, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन एक नहीं है। पॉइंट ऑफ एक्शन एक एक फुट से दूर है। बात समझ में आ रही है? लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, यानी कि वो जो 5 फुट की डिक्की है उसको आप एक एक फुट से फासले पे एक ही डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन आपका एक है, एक लाइन पे आप एक्शन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं। लेकिन आपका किसी एक पॉइंट के ऊपर तो फोर्स नहीं लग रही ना, आपकी 5 मुख्तलिफ फोर्स पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा जी। अब अगर बात की जाए रस्साकशी की, ठीक है, रस्साकशी की बेहतरीन एग्जांपल है कि आप एक ही आपकी लाइन ऑफ एक्शन भी होती है और ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। छोटा सा एक रस्सा होता है, उसको मुख्तलिफ पॉइंट से आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, तो वो लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही बनता है। तो ये आपकी फोर्स इस चीज़ की टग ऑफ वार की बेहतरीन एग्जांपल है। तो ऐसी फोर्सेस को जिनका लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो, उस उसको हम कहते हैं कनकरेंट फोर्स। जी, उसको हम कहते हैं कनकरेंट फोर्स। हाँ, लेकिन देखे ना कि आपका उसका पॉइंट क्या है। पॉइंट ऑफ एक्ट जी जी, पॉइंट ऑफ एक्शन उसका देखें कि वो एक छोटा सा रस्सा है और सारे उसको मिलके अपनी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, अब कार के हवाले से आप देख लें तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, पॉइंट ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक हो गया। जबकि रस्साकशी में आप देखेंगे उनका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन वहाँ पे मतलब कि वो नहीं बन रही, सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्शन बन रहा है, तो वो भी कनकरेंट फोर्स है। और ऐसी फोर्स जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, ठीक है, किसी दीवार को गिराने के लिए, किसी गाड़ी को धक्का देने के लिए वो एक ही हाथ तकरीबन बराबर बराबर होते हैं ना एक लाइन पे, लेकिन पॉइंट उनके अलग अलग होते हैं। ठीक हो गया। रस्साकशी में पॉइंट सेम होता है और उनकी लाइन जो है वो नहीं होती। दोनों सूरतों में जो फोर्स है वो जिसमें लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो, उसको कनकरेंट फोर्स कहते हैं। अच्छा, 111 क्वेश्चन नंबर है कि a force that results when two objects touch each other। वो सीधी सी बात है कि जब दो अजसाम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो ये फोर्स जो पैदा होती है वो कॉन्टैक्ट की फोर्स होती है। 112 है, एन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स
एक बैरूनी कॉन्टैक्ट की फोर्स दैट रिजल्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट टचेज एन अदर। जब एक जिस्म दूसरे को टच करता है तो एक बैरूनी फोर्स पैदा हो जाती है। वो रिएक्शन की फोर्स है। जैसे ज़मीन के ऊपर आप पाँव रखते हैं, पुश करते हैं, तो ये ज़मीन आपको रिएक्शन की फोर्स आपके ऊपर लगाती है। वन थर्ड है 13 है, फोर्स आर स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल। पैरेलल हम कहते हैं मतवाजी, बराबर के ऐसी फोर्सेस जो मतवाजी लग रही हैं टू दी एनालिसिस प्लेन आर परपेंडिकुलर टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेयर फोर्स। अच्छा, शेयर फोर्स हम कहते हैं कि कोई भी एक फ्लूइड है, ठीक है, जैसे कि पानी का एक छोटा सा टब भर लें, पतीला भर लें, कोई भी एक बर्तन भर लें, उसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर हाथ से, उंगली से टच करें, पेंसिल से टच करें, ठीक है जी, तो वो जो एक एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर आपने उसको पुश किया, दबाया, तो वो दबाव पूरे फ्लूइड में फैल जाता है, यकसा महसूस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और फ्लूइड की एक खासियत है कि वो शेयर स्ट्रेस रखता है, ये शेयर फोर्सेस रखता है। जैसे कि फ्लूइड एक है, हवा है, हवा को अगर आप देख लें, वो 12 है तो उसमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा ना, चारों तरफ से बराबर बराबर होगा। इट्स मीन कि वो प्रेशर अपना मेंटेन रखता है हर पॉइंट के ऊपर। इसी तरह माई जो है अपने हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखता है। इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्सेस। समझ आ रही बात? और ये फ्लूइड की डेफिनेशन भी यही है कि उसके ऊपर अगर फोर्सेस जो लग रही हैं वो हर तरफ बराबर बराबर फोर्सेस पोजेस करता है। इस क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? जी, एक मिनट। गुब्बारा है ना, गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, हवा क्या है, वो एक फ्लूइड है, ठीक हो गया। तो गुब्बारे की लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, नीचे से, किसी भी साइड से आप अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो हर तरफ एक जैसा दबाव डालता है, या एक तरफ कम या एक तरफ ज्यादा होता है? इक्वल होता है ना। इसी इक्वल जो प्रेशर को हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। वो हर तरफ बराबर दबाव डाल रहा है। इसी तरह आप एक पानी में एक बर्तन में जब पानी भरते हैं, ठीक है, तो वो पानी जो आपका बर्तन है, पतीला है, फ्राई पैन है, कुछ भी है, उसमें बाल्टी है, टब है, हर तरफ उसकी दीवारों को बराबर बराबर दबाव डाल रहा है, या एक साइड पे वो ज्यादा है, एक साइड पे कम है? वो हर तरफ बराबर प्रेशर डाल रहा है। इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और यही फ्लूइड की एक डेफिनेशन है और खासियत है। द फोर्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कि हमारे जिस कोई भी एक बॉडी है उससे बाहर अगर कोई फोर्स पोजेस कर रही है, लग रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स है। फोर्सेस दैट एक्ट इनसाइड द बॉडी, किसी जिस्म के अंदर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। जैसे कि हमारे मसल्स की जो फोर्स है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो मसल फोर्स लगा रहे हैं वो हमारी इंटरनल फोर्स है, ठीक है। और जो हमारे जिस्म के ऊपर कोई बाहर से कोई हमें धक्का देता है, कोई पुल कर लेता है, तो वो फोर्स क्या होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। अ फोर्स अकरिंग इन द एल्बो जॉइंट, कोहनी के जोड़ के ऊपर जो फोर्स लग रही है, व्हेन यू हिट द बॉल, जब आप बॉल को हिट करते हैं, विद द रैकेट, जब आप टेनिस के रैकेट से या टेबल टेनिस के रैकेट से बॉल को आप हिट करते हैं, तो वो जो फोर्स आपके कोहनी पे महसूस की जाती है, और जिसकी वजह से आपका टेनिस एल्बो भी हो जाता है, इज द एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो वो किस चीज फोर्स की एग्जांपल है? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? जी, बताएं 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 जल्दी से, आप लोगों ने बताना है। बाकी लोग, बाकियों से मैं पूछ रहा हूँ। वो मसल लगा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो इंटरनल है। गुड। बाकी लोग खामोश होकर बैठे रहते हैं, नहीं बोलते। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, बोला करें, ताकि आपकी नींद भी पड़ जाए आपकी। जी। आइजैक न्यूटन फार्मूलेटेड
सर जो आइजैक न्यूटन थे ना, वैसे न्यूटन के बारे में कहा जाता है जी बहुत बड़ा साइंसदान था, और ही वाज कंसीडर्ड एट द साइंटिस्ट ऑफ मिलीनियम। ये भी सवाल वैसे जनरल नॉलेज का पूछा जा सकता है। एक मिलीनियम का बड़ा साइंसदान माना जाता है जी न्यूटन को, और आइंस्टाइन को एक सदी का, एक सेंचुरी का बड़ा साइंसदान माना जाता है। मिलीनियम क्या होता है जी, किसी को आइडिया है? जब 2000 हुआ था, सन 2000, हम कहते थे कि जी ये एक मिलीनियम है। ठीक है, जब सन 2000 हुआ था ना, 1999 के बाद 2000, ठीक है, तो 1000 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, यानी कि 2000 साल पूरे हो गए थे, 1000 पहले, अब जो 1000 बाद, तो मिलीनियम होता है 1000 साल, यानी कि 10 सदियों का एक मिलीनियम कहते हैं। 10 सदियों के एक मिलीनियम कहते हैं ना, 1000 साल हो गया ना 10 सदियों का, तो 1000 साल को हम मिलीनियम का नाम देते हैं। जैसे 100 साल को सेंचुरी कहते हैं ना, 1000 साल को मिलीनियम कहते हैं। ओके जी, तो न्यूटन का, जी, मिल मिलीनियम वर्ड, आपने वर्ड नहीं सुना हुआ, लफ्ज ये सुना नहीं, मिलीनियम जिंदगी में नहीं सुना? अल्लाह अकबर, आपने ये लफ्ज ही नहीं सुना हुआ, मिलीनियम? यस। नहीं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इन्होंने मिलीनियम। सही सही। जी जी। तो हाँ जी, 30 साल। हाँ सही। हाँ, बस ये इन बच्चों को मिलीनियम का नहीं पता, तो डेवलपमेंट गोल्स तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे इनके लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 120, बल्कि 119 है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपको पता है कि पहला जो कानून है न्यूटन का, ये इसको हम जमूद का कानून या इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ, अच्छा जो पहला लॉ है ना, वो क्या कहता है कि हर जिस्म अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, वो सॉरी पोजीशन बरकरार रखेगा। पोजीशन उसकी रेस्ट की भी हो सकती है, या कंटिन्यूस मोशन की भी हो सकती है, या यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती है। तो जो जिस्म जिस पोजीशन में अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज होती है, तो ये न्यूटन का लॉ, पहला लॉ कहलाता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और लॉ ऑफ एक्सलेशन दूसरा कानून है, और दूसरा कानून, ये डेफिनेशन आपको पता है कि व्हेन अ फोर्स, जब किसी एक जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है और वो जिस्म फोर्स की सिमत में हरकत करता है और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये डिटेल के साथ हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी रीड आउट कर रहा हूँ। लॉ लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो है वो तीसरा कानून है, और वो कहता है जी कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि मुखालिफ सिमत में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम होता है। उसके बाद है जी कि एन ऑब्जेक्ट, 125 पे हूँ, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक ऐसा जिसम जिसके ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत असरअंदाज नहीं हो रही, अदर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ये है कि ग्रेविटी की फोर्स असरअंदाज हो रही है, तो ऐसा जिस्म क्या होगा? जी, तो डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली वो प्रोजेक्टाइल होगा, अनस्पोर्टेड है ना, उसको आपने रस्सी से बांध के तो नहीं घुमा रहे, वो अनस्पोर्टेड है। जब अनस्पोर्टेड है तो उसके ऊपर सिर्फ एयर रेजिस्टेंस तो है, मामूली सी लग रही है, लेकिन जो फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस मज़ामत है, फोर्स नहीं है। तो फोर्स क्या है, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, और ग्रेविटी भी एक हकीकत है, वो तो लगनी लगनी है। ऐसा जिसम प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल वाला अब टॉपिक स्टार्ट हो गया है, उसके ऊपर देखें। आवाज़ बिल्कुल कट रही है, नहीं समझ आ रही कौन बात कर रहा है।
ओके बच्चे, मैं कर देता हूँ। चलें, कल टाइम है मेरे पास, मैं डे टाइम में रिकॉर्ड करके ये तीनों आपको सेंड कर देता हूँ। ओके जी, 126 है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज प्रोड्यूस प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल किससे मदद करता है? डेफिनेटली वो हॉरिजेंटली भी कर रहा है और वर्टिकली भी कर रहा है, तो दोनों वेलोसिटीज प्रोजेक्टाइल पैदा करती हैं। अच्छा जी, अब देख लें कि पाथवे ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज, वैसे तो ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए था, लेकिन ट्रेजेक्ट्री नहीं है, एक्चुअल जो है वो ट्रेजेक्ट्री है। याद है आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल जो रास्ता अख्तियार करता है, जी रास्ता अख्तियार करता है, वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री अगर आप कर्व पाथ में है देन उसको पैराबोला कहेंगे, और उस पैराबोला का जो एक पीक है उसको एपेक्स कहेंगे, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, वो आपको पता होगा। ओके जी, 128 है, गेट साइकिल के बारे में चाल है। गेट साइकिल इज द टाइम पीरियड आर सीक्वेंस ऑफ एवर इवेंट, एक ऐसे इवेंट की एक तरतीब या टाइम पीरियड है आपका गेट साइकिल, चाल का जो एक चक्कर है। व्हेन वन फुट कॉन्टैक्ट टू द ग्राउंड टू व्हेन एट द सेम टाइम अदर फुट, या सेम फुट कॉन्टैक्ट द ग्राउंड अगेन, ये क्या है? व्हेन वन कॉन्टैक्ट, अच्छा जी, खैर इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा अल्फाज कंप्लीट सेंटेंस नहीं कर पा रहे होते। तो गेट चाल का एक चक्कर ऐसा है कि देखें, चल के अगर आप देखें, अभी उठें और चल के देखें, ठीक है, इसमें एक आपका जो फुट है ना वो ज़मीन पे होता है और दूसरा उसको टच कर रहा होता है। जब तक दूसरा टच नहीं करता तब तक एक पाँव का फासला, सॉरी एक पाँव का कांटेक्ट ज़मीन से नहीं हटता। यानी कि हर वक्त जितना मर्जी आप चल लें, दोनों पाँव एक लम्हे के लिए कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, वो एक लम्हा ऐसा आता है कि आप आर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए हवा में होते हैं। एक लम्हे के लिए आपका राब्ता ज़मीन से कट जाता है रनिंग में और जॉगिंग में, लेकिन वॉकिंग में एक से किसी भी लम्हे के लिए आपका राब्ता ज़मीन से नहीं कटता, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके दोनों पाँव ज़मीन के साथ होते हैं, फिर एक हवा में एक ज़मीन में होता है, फिर दोनों ज़मीन के साथ, फिर एक हवा में एक ज़मीन के साथ, ऐसा है कि नहीं है? जी, तो गेट साइकिल में दोनों पाँव ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। अ सिंगल गेट साइकिल इज नोन एज स्ट्राइड, और एक जो गेट साइकिल है ना उसको आप एक कदम कहते हैं। एक पाँव पीछे से आगे की तरफ आ गया है, उसको हम कहते हैं एक कदम, स्ट्राइड। 130 है जी, ईच स्ट्राइड, हर स्ट्राइड के दो फेज होते हैं। कौन कौन से? स्टांस और स्विंग, ठीक है। स्टांस हम कहते हैं ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट को, और स्विंग हम कहते हैं जो पीछे से पाँव को आप आगे लेके आते हैं। जितना हवा में रहता है वो स्विंग है, और जितना कॉन्टैक्ट ज़मीन के साथ रहता है उसको स्टांस कहते हैं। क्लियर? फुट नॉट, हाँ, फुट नॉट इन कंटेक्ट विद द ग्राउंड इज इन स्ट्राइड, किसी कदम के दौरान जो पाँव आपका ज़मीन के साथ कांटेक्ट नहीं रहता तो वो स्विंग है, और उस जब कांटेक्ट में रहता है तो उसको हम स्टांस कहते हैं। 133 है, स्टेप्स पर मिनट। अच्छा जी, अब आप देख लें, ये नया एक लफ्ज़ है, इसको याद कर लें, बड़ा ज़बरदस्त एक है, अहम एमसीक्यूज ये आ सकता है कि 1 मिनट में आप जितने कदम लेते हैं उसको कहते हैं कैडेंस। एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको हम कहते हैं कैडेंस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि 117 स्टेप्स आर टेकन पर मिनट बाय मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग वॉकिंग। वॉक के दौरान 1 मिनट में आम तौर पे एक मेल या फीमेल जो है 117 कदम आम तौर पे लेते हैं। और हमारी जो नॉर्मल चाल है ना वो 6 किलोमीटर फी घंटा है। हम जो नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो वो 6 किलोमीटर है, अगर हम वॉक करते हैं तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हम चल रहे होते हैं। जॉगिंग करते हैं तो एटलीस्ट वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो जाती है हमारी, ठीक है जी। लेंथ ऑफ स्टेप अमंग फीमेल इज़, अच्छा जी, ख़वातीन की जो एक स्टेप है डेफिनेटली वो थोड़ा सा छोटा होता है, वो 66 सेंटीमीटर का होता है, और मर्दों का जो एक स्टेप है थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 79 सेंटीमीटर के है,
ठीक है जी। जब आप एक कदम लेते हैं ना, तो दोनों पाँव का जो दरमियानी फासला होता है उसको कहते हैं जी 66 सेंटीमीटर फीमेल में और 79 सेंटीमीटर मेल में। 137 एमसीक्यूज है, ये पूछे जा सकते हैं, ये रटे वाले सवाल हैं, इनको आप देख अच्छे से कर लीजिएगा जहन में। द मेन टास्क ऑफ अ गेट साइकिल का मेन टास्क क्या है जी, मेन मकसद क्या है, ये साइकिल क्यों रहता है? ठीक है जी। वो कहते हैं कि सिंगल लिम्ब सपोर्ट, ताकि आपके जो लिम्ब्स हैं, टांगे हैं, हर लेग दूसरी लेग को सपोर्ट कर रही होती है। वेट एक्सेप्टेंस के देखें, हमारी टांगे जो है ना एक दूसरे के साथ वेट शेयर करते हैं हमारी बॉडी का। जब हम एक पाँव ऊपर उठा लेते हैं तो वो वेट एक लेग के ऊपर आ जाता है, एक लिम्ब के ऊपर आ जाता है। और जब ये सारे स्टांस और स्विंग हो रहा होता है, तो स्टांस के दौरान एक लेफ्ट लेग जो है वो राइट से वसूल कर रही है कि जी हाँ जी, आप वजन मैंने लेना है, ठीक है, और अगली दफ़ा राइट पे आ जाता है। तो ये वेट एक्सेप्टेंस भी इसको कहते हैं कि एक दूसरे से बॉडी का वेट शेयर कर रहे हैं। लिम्ब एडवांसमेंट और इसलिए भी है कि एक लिम्ब ने आगे की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो फासला कवर होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो ये मकसद होता है आपका गेट साइकिल का। 138 क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू एज्यूम एन अपराइट पोस्चर एंड मेंटेन बैलेंस इज कॉल्ड। ठीक है जी। ये इक्विलिब्रियम कहलाता है कि आप एक सीधा पोस्चर को बरकरार रख सकें, ठीक है, और ये सीधा पोस्चर बरकरार रखने की जो आपकी सलाहियत है वो एक बैलेंस कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। द एबिलिटी टू इनिशिएट एंड मेंटेन रिदमिक स्टेपिंग इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन का आपको पता है कि एज अ होल पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, और इस दौरान कि आप अपना रिदम जो है तरतीब से कि लेफ्ट राइट की जो एक चाल है उसको आप बरकरार रख सकें, ये लोकोमोशन कहलाता है। 140 एमसीक्यूज है, रिसीव एंड सेंड मैसेज थ्रू विजुअल सेंसरी एंड मोटर नर्व आर रेफर टू न्यूरोगलिया। ये मस्कोस्केल्टल इंजरी लोकोमोशन न्यूरोगलियल कंट्रोल इक्विलिब्रियम। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये न्यूरोगलिया क्या चीज़ है। हमारे ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन के कुछ ऐसे गुच्छे होते हैं जो जिनकी जस्ट एक सेल बॉडी होती है और उनका एक्सोन नहीं होता, यानी कि उनकी जो पीछे दुम लगी होती है वो नहीं होता, बल्कि डेंड्राइट और सेल बॉडी होता है। उन सेल बॉडीज़ का गुच्छा जो है उसको वैसे गैंग्लियन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भला? ओके 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 ओके, सही। अच्छा अच्छा, सही। खैर मैं ये इधर से देख रहा था बुक में, मुझे वो थोड़ी सी स्पेल की मिस्टेक हो गई है, मैं इसको न्यूरोगलिया पढ़ रहा था। हाँ जी, जी जी जी, जी जी बिल्कुल ऐसी है, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है। मैं इसको न्यूरोगलिया ज़रा मैंने देखा ना तो न्यूरोगलिया मेरे माइंड में। नहीं नहीं नहीं, मैं वही के देख रहा हूँ कि वो ये न्यूरोलॉजिकल और वर्ड है। इसका तो मतलब यही बनता है कि ये आप जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, ये तमाम इसको मैसेजेस कौन भेज रहा है और रिसीव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, उसको न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं समझ रहा था कि न्यूरोगलिया, फिर मैंने सोचा कि ये तो अनाटमी की टर्म है और ज़्यादा डिटेल एनाटॉमी में हम इसकी पढ़ेंगे, अभी बायोमैकेनिक्स के में इतनी डिटेल नहीं होनी चाहिए। फिर जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये न्यूरोलॉजिकल था। ओके जी। स्टांस फेज ऑफ गेट साइकिल हैज़ 5 पार्ट्स। याद होगा जी, कौन कौन से पार्ट्स लिखे थे आपने? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुने।
जब आप आपका स्टांस, मेरी बात सुने, जो आपका स्टांस फेज है, ये आप यानी कि ज़मीन के साथ आपका पाँव सबसे पहले एड़ी ऊपर उठती है, देन दरमियान वाला, फिर आपका वेट ट्रांसफ़र होता है जी टो पे, फिर आगे टो के आगे उंगलियों के, और फिर आप उसको इनिशिएट कर देते हैं। याद नहीं है ये पॉइंट लिखे थे? इट्स मीन कि आप भूल जाते होते हैं। यस, जी बिल्कुल। तो ये 5 फेज़ हैं हमारे स्टांस के। देखिए मैं डिटेल के साथ, बल्कि वो पिक भी इसके साथ उस टॉपिक में शेयर की थी। इट्स मीन कि जो आपको, हाँ जी, जो ये लेक्चर शेयर भी किए जाते हैं, आप उसको देखने की ज़हमत नहीं करते कि दोबारा कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसको देख लें। हाँ जी, नहीं देखते ना? तो फिर आप बताते क्यों नहीं है? ये देखने का मतलब ये है कि जो आज पढ़ा है वो कल फिंगर टिप से याद होना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ मैं बोलता रहूँगा और आप लोग फिर भूल जाएंगे, और 1 महीने बाद फिर कोरे के कोरे, अल्लाह ना करे। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ये पढ़ने का आप देखें, टाइम दे रहे हैं, आपने पैसा खर्च किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना वक्त दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा उठाएं बच्चे। और उसके लिए फिर आपको दिन में जो आपके बाकी बकिया 22 घंटे हैं, उसमें आपको 1-2 घंटे और निकाल के इसको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और थ्योरी का टेस्ट होता है आपके एमसीक्यूज में, कि क्या जो कुछ हमने पढ़ा था वो इधर कहीं ना कहीं उसके एमसीक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके जी। देन हमारे पास आता है जो स्विंग फेज है आपका, जब आपकी लेग हवा में होती है जितनी देर के लिए, ठीक है, एडवांसमेंट के लिए, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अब आपने बताने हैं, क्योंकि मैंने तब बता दिए थे आप। वेरी गुड, शाबाश। ये कौन बोला है? सदर, शाबाश बेटा। ओके जी, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइड लेंथ एंड स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रनिंग स्पीड। प्रोडक्ट हमेशा कहते हैं मजमूए को। दो चीज़ों का मजमूआ है लेंथ, कि आपकी जो स्ट्राइड की लंबाई है, अभी आपने पढ़ा कितनी थी जी? फीमेल की 66 सेंटीमीटर, और मेल की कितनी थी? 79 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक स्ट्राइड की लेंथ है। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आप 1 मिनट में कितने कदम लेते हैं? कितने कदम लेते हैं जी 1 मिनट में? 117 एक एवरेज है। ठीक है, तो 117 को फीमेल का अगर आपने निकालना है स्पीड, तो कितने से? 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 को, और मेल का निकालना है तो 117 को 79 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो आपकी स्पीड होगी। ठीक हो गया जी? जी। हम्म। वो एवरेज से कम है ना। देखें, हमारे यहाँ एवरेज क्या होता है कि 10 लोगों का डाटा लेके उनका जो मिड पॉइंट होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एवरेज हाइट की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो 5.5 फुट। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग 5.5 फुट से छोटे भी हैं, और काफ़ी सारे लोग 5.5 फुट से ज़्यादा भी हैं, 6 फुटे भी हैं, 6.5 फुट प्लस वाले भी हैं। तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो जो ये स्पीड वगैरह दी जाती है, ये स्टांस, ये मेजरमेंट, ये 10 लोगों का, 100 लोगों का एक एवरेज निकाला जाता है, 1000 लोगों का एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो वो फिगर दी जाती है जो ज़्यादा लोगों पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हाँ। ओके जी, 144 है। इन रनिंग रेशियो ऑफ स्टांस फेज इज, जी स्टांस फेज आपका कितना होना चाहिए रनिंग में? 40%। और जो स्विंग फेज है वो होना चाहिए 60%।
इसका भी मुझे याद है, लास्ट टाइम मैंने कोई ट्रिक बताया था, आप जो सीनियर्स हैं अभी, मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा, भूला हुआ है, ये स्टांस का और स्विंग का। जी, फरहत और महविश, आप बताएं, आप लोगों को अगर याद हो कि इस, मुझे क्योंकि लग रहा है कि इसका कोई मैंने छोटा सा ट्रिक बताया था कि दोनों को याद रखने के लिए। खैर, आप लोग खुद से भी अपने कोई बता सकते हैं अपने माइंड में, याद रखने के लिए कुछ उनको ट्रिक लगा सकते हैं। ओके जी, इन रनिंग रेशियो ऑफ स्विंग फेज ये 60% है। जी जी, ये क्योंकि भूल जाते हैं ना कि अच्छा जी, स्टांस 40 था या स्विंग 40 था। देखें जी, जब आप भाग रहे होते हैं, रनिंग की बात है ना, ज्यादा। हम्म। नहीं, खैर, ये मे बी ये हो सकता है ज्यादा देर के लिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्विंग का मतलब है रनिंग। जी, रनिंग में आप ज़्यादा देर जो है वो हवा में गुजारते हैं, ठीक है, उड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। खैर, गुड जी, आपने चले कुछ ना कुछ तो ये होती है छोटे से ट्रिक के बाद आपकी क्लिक कर जाए कि अच्छा ये बात ऐसे थी, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने जवाबात नहीं होंगे, ऑप्शन के टिक नहीं लगे होंगे, बल्कि आपने खुद सोचना है और हर ऑप्शन सही लग रहा होता है उस वक्त। हाँ जी। जी, गुड। जब आप ये ट्रिक शीक बनाने लग जाएंगे ना, तो ये आपके माइंड खुद ब खुद काम करता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के हमने ट्रिक बनाए हुए हैं, वो इंशाल्लाह जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपको बता देंगे। इन मैक्सिमल स्प्रिंटिंग, स्टांस फेस ऑक्यूपाइज, स्टांस होता है ज़मीन के साथ, जब आप स्प्रिंट लगा रहे होते हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए हवा में रहते हैं, और थोड़े टाइम के लिए आपका स्टांस ज़मीन के साथ होता है, तो तब आप 20% जो है आपका स्टांस होता है। ठीक है जी। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन फॉर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन इज ग्राउंड इज अराउंड 10 डिग्री इन रनिंग। हाँ जी, ये एक बड़ी मजे की बात आ गई है। सुपिनेशन क्या होता है? जी, जब आप भाग रहे होते हैं ना, जी, वो कहते हैं कि हाथों की भी मोशन हो रही होती है, तो आपके हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सुपिनेशन और प्रोनेशन जो आप कर रहे होते हैं वो 10 डिग्री के राउंड अबाउट होती है, ज़्यादा नहीं होती। ओके जी, मोस्ट, हाथ को, हथेली जो है ऊपर की तरफ, जैसे दुआ है, इसका ट्रिक ये बताया होता है आप लोगों को कि दुआ एक सुपीरियर काम है, और हाथ ऊपर करते हैं तो इसको हम कहते हैं सुपिनेशन, और हाथ उल्टा कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ये प्रोनेशन है। वैसे इसका सीधा सिंपल सा ट्रिक ये भी है कि हाथ सीधे सीधे हाथ करना, सीधे सुपिनेशन, और पुट्ठे प्रोनेशन, सीधे पुट्ठे सुपिनेशन प्रोनेशन। ठीक है जी। हाँ, सीधे पुट्ठे, ये भी एक ट्रिक है। ओके जी, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी, मोस्ट मोस्ट फॉर्म्स ऑफ जंपिंग आर इनिशिएटेड विद द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, रेफर टू एज द, ज़्यादातर जो आपकी जंपिंग है ना उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं काउंटर मूवमेंट। याद रखें कि आपने जंप करना ऊपर की जाने, जंप करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बेंड होते हैं कि नहीं होते, आप बेंड होते हैं, और हालांकि आपने जाना कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को झुकाते हैं, और एक स्प्रिंग वाली एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने मसल्स में लेके आते हैं, और उसके बाद फिर आप ऊपर की जाने बढ़ते हैं। तो ऊपर जाने से पहले जो आप बैंड होते हैं इसको कहते हैं काउंटर मूवमेंट। ठीक हो गया, मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। काउंटर मूवमेंट सर्व्स टू इंक्रीज द जंपिंग स्टांस अबाउट 10%, कि जंपिंग में के स्टांस में आप 10% इजाफा करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप झुकते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट ज़मीन के साथ ज़्यादा हो जाता है।
और 150 क्वेश्चन है कि जंप हाइट डिपेंड्स अपॉन द काउंटर मूवमेंट। काउंटर मूवमेंट कैसे है? जी